बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमने ये जो कोर्स है लीनियर अलजेब्रा के नाम से मैथ्स का कोर्स है और इससे पहले आप लोग मैथ्स के कुछ कोर्सेज कर चुके हैं, जैसे कि कैलकुलस और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो वो जो कोर्सेज़ थे जैसे कैलकुलस हो गया, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गया, तो उसमें आप ज़्यादातर जो है वो कैलकुलस को डील करते हैं। उसमें डिफरेंट आपने टॉपिक किए थे, लाइक डेरिवेटिव्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट्स कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन आप लोगों ने की, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप फिर जो है वो 2 डायमेंशन में चले जाते हैं, तो उसमें आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट से लेके आप उसकी जो है ना आपने डिफरेंट टॉपिक्स वो किए थे। तो ये वाला जो कोर्स है ये थोड़ा-सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो कि एक तो कैलकुलस और अलजेब्रा, जैसे कि आप इन दोनों नामों से जो है वो फ़ैमिलियर हैं कि कैलकुलस क्या होता है और अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा में मेनली हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जो अननोन होते हैं और कुछ इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में। जैसे कि आप लोगों ने मैट्रिक में भी किया होगा कि अलजेब्रा का जब हम सेक्शन करते थे तो अलजेब्रा के सेक्शन में ज़्यादातर हम इक्वेशन को लेके चलते थे और उसको सॉल्व करते थे, और वो सारा प्रोसेस आप लोगों को याद होगा कि हम कैसे उसको सॉल्व करते थे और किस तरीके से फिर हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करके तो वो सारा आगे हम जो जो भी प्रोसेस करते थे। तो अलजेब्रा में हम मेनली जो है वो इक्वेशंस को लेके चलते हैं, और इक्वेशंस में आप वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं। इक्वेशन है तो इक्वेशन के लिए कुछ इक्वालिटी का साइन होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हम नहीं ले रहे, हम इक्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर अलजेब्रा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो यही है। तो इसके लिए जो बुक हम फॉलो करेंगे वो डेविड सीले की होगी। बुक भी मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी हुई है। आप अगर किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। और बुक हम यही फॉलो करेंगे। बाकी ये रेफरेंस बुक्स जो हैं वो आप लीनियर अलजेब्रा के इस टॉपिक पे बहुत सारी और भी बुक्स हैं, आप उन बुक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दूसरी बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली टॉपिक हम फॉलो करेंगे वो इसी बुक के होंगे। तो हम बात कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए जैसे कि ये इसमें दो नाम आ रहे हैं, दो टॉपिक आ रहे हैं, एक लीनियर है एक अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा में हम देख लिया कि आप जो है वो इक्वेशंस वगैरह को डील करेंगे, कुछ उनको सॉल्व करेंगे। ये क्या करेंगे, हम पुराने मेथड यूज़ करेंगे, नए मेथड यूज़ करेंगे, या क्या इसका प्रोसीजर होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अलजेब्रा है तो इक्वेशंस को हम डील करेंगे। इक्वेशन में तो अननोन वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कुछ कांस्टेंट भी आ रहे हैं, और उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। और फर्स्ट जो इसका टॉपिक आ रहा है, जो फर्स्ट इसका वर्ड अलजेब्रा के साथ जो वर्ड आ रहा है वो है लीनियर। अब लीनियर आपके पास क्या होता है, लीनियर क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज एक्स वाई वेरिएबल्स आ रहे हैं और उनकी पावर 1 होती है, ठीक है। अगर एक्स वाई और जी की पावर 1 आती है तो फिर क्या होंगे, वो लीनियर इक्वेशंस होंगे। जैसे आपने किया था लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में जो अननोन है उसकी पावर 1 होगी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हम लेते हैं 2x² + x + 1, तो उसमें क्या है कि जो x² जो हाईएस्ट x आ रहा है उसकी पावर 2 आ रही है, तो इसलिए फिर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो आप कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। इसमें x जो है वो अननोन है, a b c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट्स है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 होगी, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सब्जेक्ट में जो हमने डील करना है वो कौन सी इक्वेशन को करना है, लीनियर इक्वेशंस को करना है। लीनियर अलजेब्रा में हम जितने भी
पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जितने भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो सब के सब क्या कौन सी होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगे। लीनियर इक्वेशंस को ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो पुराने मेथड हैं उसी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि हम अगर कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो नया मेथड हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे और वो नया मेथड क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हमने इस टॉपिक को लेके चलना है, जो इसको हमने कंटिन्यू करना है, वो हमने एक ही उससे करना है, और वो क्या है, लीनियर इक्वेशन को। इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना और ना हमने उसको डिस्कस करना है, मेनली हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने जो सिस्टम को सॉल्व करना है, हमने क्या लेना है, लीनियर इक्वेशंस लेनी है। लीनियर अलजेब्रा में हमने लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है, उसको हमने सॉल्व करना है, और फिर हम देखेंगे कि अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा। इट्स मीन क्या, सॉल्व करके क्या हर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो उसका आंसर कैसे आएगा, और क्या हर इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So let's start our today's lectures. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस तो मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन हो, लीनियर जिसमें अननोन जो कांस्टेंट है, जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर 1 आए, ठीक है। और सिस्टम हम देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। इक्वेशन तो एक हो गई कि उसमें आपके पास सिंपल इक्वलिटी का साइन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं x+1 = 2, ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, सिंपल एक इक्वेशन है। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम्स अगर आप कंसिडर करते हैं तो सिस्टम में आपके पास एक इक्वेशन नहीं आएगी, एक से ज़्यादा इक्वेशंस आएंगी। तो हमने जो कंसिडर करना है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को करना है। तो लीनियर इक्वेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अभी भी काफ़ी डिटेल में कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें एक्स जो अननोन कोएफिशिएंट्स अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होती है। सो डेफिनेशन हम देखते हैं। A linear equation in the variables x1, x2 up to xn is an equation that can be written in the form a1 x1 plus a2 x2 up to an xn equal to b, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपके पास जो x1, x2, xn अननोन है, इनकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इक्वल टू b, b is some constant and a1, a2 and an are also coefficients, ठीक है, where b and the coefficient these are all real or complex numbers। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील नहीं करेंगे, हम रियल नंबर्स को ही लेके चलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे इसमें आयोटा वगैरह आ जाता है, तो आपने वो वाले नंबर्स कंसिडर नहीं करने, हम सिंपल नंबर्स ले लेंगे, जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, +1, -2, +3, तो इस तरह के नंबर्स उसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हमने नंबर्स जो है वो कंसिडर करने हैं। So what is system of linear equation? First we defined linear equation and now we will define a system of linear equation. So a system of linear equations, a linear system is a collection of one or more linear equations involving the same variables. अब क्या होगा कि सिस्टम आ रहा है, सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है, एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, और इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाली इक्वेशन कंसिडर की a1 x1 plus a2 x2 plus an xn equal to b, तो इसी तरह की सेकंड इक्वेशन जो हम लेंगे उसमें a1 a2 an तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो वेरिएबल ले रहे हैं ना x1 x2 xn वो सेम होंगे, b भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे लेकिन ये वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। तो वही बात है कि आपके पास ये क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी डिफाइन सोल्यूशन।
अब सोल्यूशन, किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन हम लेते हैं तो वो क्या होता है। अब देखिए सोल्यूशन से मुराद ये है कि हमने एक इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने मैट्रिक में किया हुआ है कि अगर सपोज़ अगर दो इक्वेशंस आती हैं, ठीक है, तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन आपके पास आती है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और दूसरी आती है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो x2 एलिमिनेट हो जाता है, x1 की वैल्यू आ जाती है, और फिर आप जो है वो इसके बाद x1 को एलिमिनेट करते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाती है। ये दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करके अप्लाई करके तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं x1 x2 की, दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या होंगी, आपके पास क्या हो रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको बताई है उसमें दो ही वेरिएबल्स आ रहे थे x1 एंड x2. So if we have more than two variables, for example x1 x2 xn, तो उनके जो सोल्यूशन आएंगे वो भी आपके पास ये सारे सॉल्यूशंस इसके आएंगे। तो जो उसके सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल x1 हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू s1 आई, x2 को हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू s2 आई है, और xn को हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू sn आई है। सो द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ अ लिस्ट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं कि जो सिस्टम को सॉल्व करके जो आंसर आया होता है वो सोल्यूशन है। That makes each equation a true statement when the value s1 s2 and sn are substituted for x1 x2 and xn respectively. अब इस बात का क्या मतलब है, that makes each equation a true statement। इसका मतलब ये है कि जब आपने x1 x सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी x1 x2 की, सिंपल दो इक्वेशंस थी और उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे थे वो भी x1 और x2 आ रहे थे। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ से आपके पास x1 x2 की वैल्यूज़ आती हैं, तो वो अगर आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी x1 की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करे, इट्स मीन कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आए। और इन सिमिलर वे अगर आप सेकेंड इक्वेशन में भी कर रहे हैं तो वो भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आनी चाहिए, देन इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर सिस्टम। ठीक है, जितने भी इसके पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इट में पॉसिबल कि उसका एक ही सोल्यूशन आए या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस आए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस उसके आ रहे हैं वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर सिस्टम। टू लीनियर सिस्टम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इफ वी हैव टू लीनियर सिस्टम, इक्वल का तो हम कहते हैं इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के इक्वेशंस भी सेम होंगी, वेरिएबल्स भी सेम होंगे, जो बी है वो भी सेम होगा, यानी कि उनकी हर एक चीज़ सेम है तो वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें इक्वलेंट के, इक्वलेंट क्या होंगे, टू लीनियर सिस्टम दे आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ दे हैव द सेम सोल्यूशन सेट, यानी उनकी जो लीनियर इक्वेशंस है ना वो डिफरेंट आ रही हैं लेकिन उनका सोल्यूशन सेट सेम आ रहा है। इट्स मीन दैट दीज टू लीनियर सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट। हाँ जी, अब ये है कि अब ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये बेसिक चीज़ें हैं कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप उसका सोल्यूशन सेट कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या होता है सोल्यूशन सेट और उसके सोल्यूशन से आपकी मुराद क्या है। ठीक है,
लेकिन अभी तक हमने उसको सॉल्व नहीं किया। अभी तक हम उसकी बेसिक समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं और उसको हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। समझ लें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको क्लियर हो गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगा और उसको हमने सॉल्व करना होगा और उसका सोल्यूशन सेट लिखना होगा। ठीक है, जो हमने अब लास्ट स्लाइड में जो चीज़ें की हैं वो यही वाली की हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि आपके पास कोई 2 इक्वेशंस होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो अभी तक हमने नहीं किया। और फिर सॉल्व करके आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन सेट लिखना है और सोल्यूशन सेट लिख के आपने देखना है कि आइदर वो उसका सोल्यूशन सेट है या नहीं, तो इसके लिए फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं। अब जैसे कि अभी मैंने लास्ट में आपको एक पॉइंट बताया था, तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़, अब देखें अगर आप उसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि उसका सोल्यूशन जो है ना वो उसके सोल्यूशन पे तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। ये 3 कंडीशन जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इन तीनों में से कोई एक अकर कर सकती है। और वो कौन कौन सी हैं? आइदर द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, यानी ये पॉसिबल है कि उसका कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, इट्स मीन कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मीन यूनिक सोल्यूशन उसका आ रहा है। इट मे पॉसिबल कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, जैसे कि आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं मैट्रिक में, जिस तरह आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया था और उसका आपने x1 x2 को सॉल्व किया और a की वैल्यू आती थी x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो सिर्फ a की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है इसका एक ही सोल्यूशन आ रहा है, सो इट हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि आपके पास कोई एक सोल्यूशन नहीं आ रहा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ आइदर वन सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी उसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, either it has unique solution or infinitely many solution, then the system is said to be consistent. And a system is said to be inconsistent if it has no solution. Consistent कब आएगा? अगर उसका solution exist कर रहा है, और inconsistent कब आएगा? If it has no solution. और अगर उसका solution exist कर रहा है तो उसका unique solution भी आ सकता है और infinite many solutions भी आ सकते हैं। Now we write the system of linear equation into the matrix form, and then we can convert the matrix form into system of linear equations। ठीक है, हम एक linear equation given हो तो उसको आप matrix की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैट्रिक्स से आप जो है वो उसको linear equation की फॉर्म में। The essential information of a linear system can be recorded compactly in a rectangular array called a matrix। ठीक है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसको आपने एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिख दिया है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, 2x2 माइनस 8x3 इक्वल टू 8, माइनस 4x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इक्वल टू माइनस 9। अब इसमें देखें कि क्या है, 3 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1, 2 एंड 3, एंड वी हैव 3 अननोन x1, x2 एंड x3। ठीक है, अब इसमें x1 का कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो इसमें सिर्फ x2 एंड x3 आ रहे हैं।
अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे इसको लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिखते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जितने भी ये कोफिशिएंट आ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे वो लिखते हैं। जैसे x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x3 इज 1। इन सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 इज 0, coefficient of x2 is 2, coefficient of x3 is -8, and in third equation coefficient of x1 is -4, coefficient of x2 is 5, and coefficient of x3 is 9. So this matrix is called the coefficient matrix of the given system. Next we define augmented matrix. सो व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अभी हमने डिफाइन किया था कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद एन एडेड कॉलम containing the constants from the right side of the equation. अब इसमें क्या है कि हम जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी इसमें लिखते हैं, प्लस इसमें हम एक कॉलम ऐड करते हैं। और ये वाला कॉलम कौन सा कॉलम होता है, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये वाला कॉलम, ठीक है। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक तो हम ये वाली एंट्रीज लिखेंगे और जो उसका लास्ट कॉलम आएगा ना वो कौन सा आएगा, 0, 8 एंड -9। जो बी राइट हैंड साइड पे जो कॉलम आ रहा है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स है, एंड विद एन एडेड कॉलम containing the constant from the right side. So this is known as the augmented matrix. मैट्रिक्स साइज जैसे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सो द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स टेल्स हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इट हैज़। अगर हम किसी मैट्रिक्स का साइज लेते हैं तो इसमें हम क्या बता रहे होते हैं कि इसकी कितनी रोज आ रही हैं और कितने कॉलम्स आ रहे हैं। इफ m एंड n आर पॉजिटिव नंबर्स, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स ली थी, तो इस मैट्रिक्स की कितनी रोज आ रही हैं, 3 रोज आ रही हैं और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3 क्रॉस 3. So an m cross n matrix is a rectangular array of number with m rows and n columns. अगर हम किसी मैट्रिक्स का कहते हैं कि उसका साइज या उसका ऑर्डर m क्रॉस n आ रहा है, तो m क्या आ रही है, उसकी नंबर ऑफ रोज आ रही हैं और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। So the basic strategy for solving a linear system is to replace one system with an equivalent system, that is one with the same solution set that is easier to solve. तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम इसको इस पॉइंट को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। नो वी विल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने कोई नया मेथड नहीं किया, वही जो हम पहले मेथड यूज़ कर चुके हैं वही हम यूज़ करेंगे। सो सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ये वही आपके पास इक्वेशन है जो जहाँ हमने ये सारी इसकी मैट्रिक्स नोटेशन डिफाइन की और आगे उसका ऑर्डर भी डिफाइन किया है। तो अब हमने क्या करना है कि इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो 3 ही अननोन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस नहीं किया, वही जो हम पहले मेथड जो हमें नाउन है उसी को हम यूज़ करेंगे और उसी से ही इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं। 2 ही मेथड हमने किए हुए हैं जो फेमिलियर हैं। फर्स्ट इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड,
ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, यूज़ करें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास सेम उसका सोल्यूशन आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें। जो भी मेथड आप चूज़ करते हैं उन दोनों से आप सिस्टम को सॉल्व करें तो उन दोनों से इसका सेम आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सो यहाँ पे हम जो है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम कोई से दो इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे और उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। सो कीप x1 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड एलिमिनेट इट फ्रॉम द अदर इक्वेशन। अब क्या है कि x1 को आपने एज इट इज रखा है और यहाँ से आपने x1 को एलिमिनेट करना है। अब देखें इसको आपने क्या किया, अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें x1 x2 x3 आ रहा है, सेकेंड में x1 नहीं आ रहा, x2 और x3 आ रहा है, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी x1 x2 x3 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को में से x1 को एलिमिनेट कर दें तो इक्वेशन किस में रह जाएगी, x2 और x3 में आ जाएगी। तो जब x2 और x3 में रह जाएगी तो फिर आप क्या करें कि इसको, ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है जिसमें ऑलरेडी x1 नहीं है, x2 x3 आ रहा है, तो फिर आप उन दोनों इक्वेशन को लेके चलें और उसमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल उसमें से रह जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और फर्स्ट और थर्ड में से किसको एलिमिनेट करेंगे, x1 को। x1 को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो x2 और x3 में रह जाएगी। आपने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया, सेकंड को नहीं यूज़ किया। तो सेकंड को यूज़ करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो उससे जो इक्वेशन आई और इस इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास दो इक्वेशंस रह गई हैं और दो ही अननोन रह गए हैं, x2 एंड x3। तो आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे और उसमें से x2 या x3 को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखें, आपने अगर फर्स्ट और थर्ड में से x1 को एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को सेम होना चाहिए ना। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और थर्ड को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x1 माइनस 8x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या आती है, -4x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 इक्वल टू -9। दोनों को ऐड कर लें तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी और -8 प्लस 5 -3 और +4 प्लस 9 प्लस 13 एंड 0 -9 इक्वल टू -9। तो इक्वेशन आपके पास आ गई -3x2 प्लस 13x3 इक्वल टू -9। ठीक है, अब देखें एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये वाली आपके पास इक्वेशन है 2x2 माइनस 8x3 इक्वल टू 8 और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रही है, -3x2 प्लस 13x3 इक्वल टू -10। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों को ऐड कर लें तो x2 एलिमिनेट हो जाएगा। x2 एलिमिनेट होगा तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो भी x2 की वैल्यू आई है वो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। और x3 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें या किसी भी इक्वेशन में आप करते हैं x1 x2 और x3 की, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें वही काम किया, x2 को जो है ना वो एलिमिनेट करके तो x3 की वैल्यू 3 आ गई है। तो x3 की वैल्यू आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप इस स्लाइड में आपके पास ये वाला भी दिया हुआ मैट्रिक्स फॉर्म में भी, आप इसको इग्नोर करें
और जो आपने अपना मेथड करना है वो यूज़ करें, ठीक है। आपने इसके हर स्टेप को यहाँ से फॉलो नहीं करना है, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उसी से आपने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने देखना है कि आपके पास x3 x2 और x1 की क्या वैल्यूज़ आती हैं, क्या यही वैल्यूज़ आ रही हैं, यही आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, वैल्यूज़ तो सेम आएंगी। आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पेंडिंग आपके पास वैल्यू सेम आनी चाहिए। और अगर आपने इसका सोल्यूशन चेक करना है कि ये सोल्यूशन इसका वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आई हैं वो आपने सब्सटीट्यूट करनी है। और कहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे x1 x2 x3 सब्सटीट्यूट करें तो क्या आंसर आना चाहिए, 0, 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसी तरह अगर x2 x3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 8 इक्वल टू 8 आना चाहिए, और इधर -9 इक्वल टू -9 आना चाहिए। तो ये इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। सो यहाँ तक आपने काम करना है। एक्सरसाइज में से आपने जो है ना वो क्वेश्चन देखने हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने खुद से सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल मेथड और वहीं जो पुराने मेथड हैं उसी को यूज़ करते हुए एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व करें और इसको चेक करें आप कि आइदर वो उसका सोल्यूशन आता है या नहीं आता है, और सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करता है उसका। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो किया है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने की हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आगे हम जितने भी सिस्टम सॉल्व करेंगे उनमें यूज़ होंगे। जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सोल्यूशन उसका है, सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, या सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आएंगे, और इसको सॉल्व करके हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने यहीं तक करना था, कुछ बेसिक चीज़ें हमने की और वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा नया मेथड है और उसको हमने कैसे यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।